हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटोर संचिता शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आई हूं हमारी सीरीज जेई तो जेई, मतलब हम 2027 में जेई पे जीत पालेंगे। ये आपकी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है हमारे अरिहंत यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम करने वाले हैं मेंस के क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक से लेकर एडवांस तक कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ने वाले, पूरी क्लैरिटी से हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। देखो, मैं ये एक मॉड्यूल फॉलो कर रही हूं, इसमें आपके कोई भी जेई का अलर्ट हो या स्पॉटलाइट वाले क्वेश्चंस हो, जो एडवांस में आए हैं, मेंस में आए हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन, जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सब कुछ है इसमें। सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है, तो मैं ये मॉड्यूल फॉलो करने वाली हूं। ठीक है, अब चलिए टॉपिक पे चलते हैं। आज पढ़ने वाले हैं हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो क्या क्या करने वाले हैं हम। पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा पढ़ेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर गे-लुसिक्स लॉ। इसे गे-लुसिक्स लॉ को गे मत पढ़ लेना, गे-लुसिक्स लॉ, एवोगेड्रोस लॉ, और एक लॉ जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैं आपको इस सेशन में पढ़ाने वाली हूं, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, राइट। और इसके रिलेटेड हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस और एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेशन और पहला लॉ। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, चीख चीख के ये स्टेटमेंट बोल रही है कि ऐसा लॉ जो मास को कंजर्व करता हो, मास को बचाता हो, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिया किसने था? ये दिया था बेटा एंटोनी लेवॉइजर ने, जो 1789 में दिया था। देखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसने दिया था, चाहे प्रूस्ट ने दिया हो, जॉन डेल्टन ने दिया था, हमें जनरल नॉलेज के लिए हम याद कर सकते हैं, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सिर्फ ट्रांसमिट हो सकती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देखो, कहने का मतलब ये है, मान लीजिए मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और मैं उसको हीट कर देती हूं तो मुझे मिल जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाती है। मेरे पास 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट है और मुझे ये मिल रहा है कुछ 56 ग्राम, तो आप मुझे बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रिलीज होगी। तो सिंपल सी बात है कि 100 ग्राम माइनस 56 ग्राम इज इक्वल टू एक्स, और एक्स आ गया 44 ग्राम। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट का टोटल मास है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब रिएक्शन से पहले जो मास था रिएक्टेंट का, वही रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट का मास होगा वह इक्वल होगा। मतलब मास कंजर्व होगा, ना मास बढ़ेगा ना मास घटेगा। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमें गिवन नहीं है वो निकाल सकते हैं, राइट। अब चलिए, अब बात आती है कि मैम क्या ये लॉ सब जगह फॉलो होता है? तो बच्चों, एक जगह फॉलो नहीं होता। कहां नहीं होता? न्यूक्लियर रिएक्शंस में। न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब जो भी हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं? वो रेज लिबरेट करते हैं, एनर्जी लिबरेट करते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। तो जब वो लिबरेट करते हैं तो रिएक्टेंट का जो मास है ना, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का मास कम होता है। आपने पढ़ा है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब ये है कि कुछ मास, मतलब रिएक्टेंट का कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, लिबरेट हो जाता है, जिस वजह से टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कम होता है। किसके कंपैरेटिव? रिएक्टेंट के। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। आई थिंक यहां तक कहानी एकदम क्लियर होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा लॉ है, एक ही ड्रॉबैक है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस फॉलो नहीं करती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। किसने दिया था? प्रूस्ट ने कहा था। साथ ही साथ में कहीं कहीं आपको लिखा भी आ सकता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो घबराना नहीं है, दोनों सेम बात है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और प्रूस्ट ने दिया था इसे, तो कहीं कहीं प्रूस्ट लॉ भी कहते हैं। साथ में स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है कि जो एलिमेंट्स है वो हमेशा स्पेसिफिक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होती है। मतलब देखो, मान लीजिए मेरे पास वाटर है H2O,
मास की बात करूं तो बेटा मैं लिख सकती हूं 2:16, तो रेशो क्या हैगा 1:8। यही सेम बात अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बोलूं तो कार्बन का मास क्या होता है 12, ऑक्सीजन का 32, इसकी रेशो मैं क्या लिख सकती हूँ 3:8। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH4 क्या होता है मिथेन, कार्बन 12 और हाइड्रोजन के 4 एटम से तो 4 हो गया, तो रेशो क्या हो गया 3:1। तो कहने का मतलब ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का कि जो कंपाउंड होते हैं उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं बाय मास, मतलब जो उनका रेशो है एलिमेंट का वो डेफिनेट रहता है, कांस्टेंट रहता है। मान लीजिए मैंने ये जो वाटर है H2O का मॉलिक्यूल है वो मैंने ले लिया टैप से, सी से ले लिया या बारिश के पानी से लिया, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी सोर्स से ले लूं मैं, मेरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा सेम रहेगा, मतलब 1:8 रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, मैं रेस्पायर कर रही हूं या कुछ फॉसिल फ्यूल बर्न कर रही हूं या कुछ भी कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बाय मास रेशियो डेफिनेट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दैट इज 3:8। यही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो बच्चों कमेंट में बता देना, क्योंकि देखो ऑनलाइन क्लासेस में ना सिर्फ आप कमेंट में ही बता सकते हो और मैं आपको कमेंट में ही आंसर दूंगी, ये एश्योर करती हूँ। जो भी आपकी दिक्कत होगी आप मुझे लिखो, मैं उसको आंसर दूंगी, आपको रिप्लाई डेफिनेटली करूंगी। चलिए नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो कहता क्या है, when the same two elements combines to form more than one compound, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो जो उसके डिफरेंट मासेस है, वेरियस मासेस है इंडिविजुअल एलिमेंट के, जो कंबाइन करते हैं फिक्स्ड वाले के साथ, तो उसकी जो रेशो है वो स्मॉल होल नंबर होगी। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगी, एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो कह क्या रहा है, कह रहा है मान लीजिए दो एलिमेंट है, रख लिए है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। मान लीजिए एक वाटर आ गया, दूसरा बेटा H2O2 आ गया, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये दो स्टेटमेंट होगी। तीसरी क्या कह रहा है, जब उसके वेरियस मासेस लिख ले दोनों के, हाइड्रोजन के हो गया 2:16, इसके लिख लेते हैं 2:32। तो ये कह रहा है जिसका फिक्स्ड मास है उसको छोड़ के जो जिनके दूसरों के वेरियस मासेस हैं वो रेशो में रहेंगे। कैसे? होल नंबर रेशो में रहेंगे। तो मैं क्या लिख सकती हूं, द रेशो, ध्यान से सुनो, द रेशो ऑफ द मासेस ऑफ द ऑक्सीजन विद द फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन इन द रेशो ऑफ 1:2। मतलब एक मास आपका फिक्स रहेगा जो कि आपका हाइड्रोजन है, उसके अलावा जो ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस है वो रेशो में रहेंगे। कैसे? होल नंबर की रेशो में रहेंगे। क्या कहता है? यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है। दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो कार्बन, दो एलिमेंट, बार बार सुनो, रिवाइज करा रही हूं, दो एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं तो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। देखो CO2 बना लिया, CO बना लिया। रेशो ऑफ द मासेस, कार्बन का लिख लो क्या आ गया, 12:32, इसका क्या आ गया आपका 12:16। अब क्या कह रहा है कि जो फिक्स्ड मास है, फिक्स्ड मास किसका है, कार्बन का, उसके साथ में जो एलिमेंट कंबाइंड है, कौन कंबाइंड है, ऑक्सीजन, उसका जो मास है उसकी रेशो होल नंबर में रहेगी, दैट इज 2:1। समझ में आ गया? फिक्स मास क्या है, कार्बन, उसके साथ जो एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है उसके जो वेरियस मास है उसका जो रेशो है वो होल नंबर में होगा। कब? जब दो एलिमेंट रिएक्ट करके आपस में एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। देखो हाइड्रोजन ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो दो कंपाउंड बनाया, एक वाटर बनाया, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया। फिक्स मास किसका हुआ, हाइड्रोजन का, वेरियस मास किसका हुआ, ऑक्सीजन का। दोनों के रेशो क्या हो गए, होल नंबर में हो गए 1:2। सेम विद द कार्बन ऑक्सीजन, एक में बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक में बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड। चलो एक और समझ लेते हैं। देखो नाइट्रोजन और जब ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं मेरे बच्चों तो क्या क्या बन रहा है, आपका बन रहा है NO, फिर बन रहा है N2O,
N2O3, N2O4, N2O5। देखो कितने ऑक्साइड्स बन रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, 5 ऑक्साइड्स बन रहे हैं। मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहे हैं दो एलिमेंट रिएक्ट करके, राइट। अब देखो इनकी रेशो देखते हैं। नाइट्रोजन की कितनी हुई, 28 के 14:16। N2O की क्या हुई, 28:16। इसकी देखो 28:48, 28:64 और 28:80। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 28:32। सबके मास सेम कर लेते हैं, फिक्स मास। अब देखो नाइट्रोजन के पांचों ऑक्साइड में मास कितना आ रहा है, 28। अब वेरियस मास किसके हो गए, ऑक्सीजन के, रेशो में होने चाहिए होल नंबर के। देख लेते हैं। सबसे पहले 32, यहां तो 16 से स्टार्ट कर लेते हैं, स्मॉल से। 16:32:48:64:80 कितना आया, 1:2:3:4:5। तो जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक से ज्यादा ऑक्साइड बना रहा है, 5 ऑक्साइड बना रहा है, तो जो फिक्स्ड मास है नाइट्रोजन का, उसके साथ जो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, उनकी जो मास की रेशो है वो होल नंबर में है। वो मैंने आपको दिखा दिया, 1:2:3:4:5। क्या है ये लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हमेशा दो एलिमेंट इन्वॉल्व हो गए, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस में बहुत यूज होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, देखो एट अ गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि टेम्परेचर जो होना चाहिए और प्रेशर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ मोल्स के। कहने का एक मतलब ये है, मान लीजिए मेरे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। तीनों गैस है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों रिएक्शन ना हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। अपने दिमाग में ये फिट कर लो कि आपकी रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, आपको करनी है। केमिस्ट्री करोगे तो रिएक्शन सारी बैलेंस होनी चाहिए, चाहे वो आप कैलकुलेशन में कर रहे हो, कन्वर्जन में कर रहे हो, क्योंकि यही बेसिक फंडा है। अब देखो N2H2NH3 कर लेते हैं बैलेंस, हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए मेरे पास नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम है और वो 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, अमोनिया का 2 वॉल्यूम दे रहा है। ये लॉ है, ये गे-लुसेक लॉ बताता है, गे-लुसेक लॉ, और यही मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। कहने का ये है कि जब एक वॉल्यूम 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन की, तो 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बनाता है। ये आप कह सकते हैं अगर 10 ml नाइट्रोजन 30 ml के साथ रिएक्ट करता है तो बच्चों 20 ml अमोनिया देता है। तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि जो इसके गैसियस मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब ये है कि 1 मोल तो इसका मतलब Na 3 हो गया तो 3Na, और अगर 2 हो गया तो 2 into Na, और NO क्या है आपका, एवोगैड्रोस कांस्टेंट, जो क्या होता है 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या एटम्स, मतलब एंटाइटी। तो ये क्या कहता है, ये एवोगैड्रो लॉ कहता है। इसका टर्म्स क्या है, सबसे पहले तो ये सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे कंडीशन होनी चाहिए, और ये सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होती है। अगर इसमें सॉलिड होता तो नहीं होता, तो सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होती है, यही याद रखना है। और यही मैं आपको गे-लुसेक लॉ में समझा देती हूँ। क्या कह रहा है, अगेन सेम टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए आपको, वही सेम है। मान लीजिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो हमने लास्ट में रिएक्शन करी है वही ले रही हूं मैं। 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट कर रहा है, दे क्या रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। या मान लीजिए मेरे पास है 50 ml नाइट्रोजन और 150 ml क्या है, हाइड्रोजन। तो मुझे बताओ बच्चों अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसमें इसे ऐड कर लेंगे, मैडम 200 ml आ रहा है। नो, आपको क्या देखना है, आपको देखना है
1 से अगर 3 रिएक्ट हो रहा है, 1 से 2 बन रहा है और 3 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम बन रहा है, तो देखो 50 ml अगर नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है एमोनिया बनाने में, तो 50 ml कितना एमोनिया बनाएगा? 100 ml। सिंपल यूनिटरी मेथड है, 1 वॉल्यूम गिव 2 वॉल्यूम, तो 50 ml कितना देगा? 100 ml। और देख लो, इसी में अगर मैं चेंज कर देती हूं, मान लो मैंने लिख दिया 30 ml बच्चों नाइट्रोजन है, आप मुझे बताओ हाइड्रोजन कितना चाहिए, तो 30 ml में कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा? 3 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम के हिसाब से क्या हो गया? 30 × 3 90 ml। और यही आपसे पूछा जाता कि एमोनिया कितना बन रहा है, तो 31 से 2 बन रहा है, तो 30 से 2 कितना बनेगा? 60 ml ऑफ एमोनिया। कब? जब ये सारी गैसेस हो। किस सिचुएशन में? जब टेम्परेचर प्रेशर सेम हो। तो एवोगैड्रो लॉ और गैलुसिक्स लॉ सेम है, एक बात करता है वॉल्यूम की और दूसरी बात करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, मोल्स की बात कर लेता है। इतना क्लियर है? सब क्लियर हो रहा है मेरे हिसाब से? तो चलो आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ और बहुत अच्छे से समझना क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मास इन विच 2 डिफरेंट एलिमेंट combined separately with the fixed mass of third element is either the same या same multiple होगा किसका? जिसमें मास आपस में भी कंबाइन कर रहा है एलिमेंट्स। अब समझो, मान लो मेरे पास है कार्बन और सल्फर और तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। जब मैं 2 एलिमेंट की बात करती हूं बच्चों, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो होता है। अगर मैं 3 एलिमेंट की बात कर रही हूं तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो होता है। कह क्या रहा है? कह रहा है जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो CO2 बना रहा है, वही सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो SO2 बना रहा है। ठीक है, इसके मासेस ले लो, 12:32 एंड 32:32। अगेन हमें फिक्स देखना है, फिक्स किसका है? ऑक्सीजन का। रेशो किसकी बची? कार्बन और सल्फर की। कार्बन क्या है? 12, सल्फर क्या है? 32, और मैं लिख सकती हूं 3:8। ठीक है, तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, सल्फर के साथ कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। फिक्स्ड मास है ऑक्सीजन का, कार्बन सल्फर की रेशो हरा रही है हमारी 3:8। एक बात। दूसरा कह रहा है जब ये आपस में भी कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? जब कार्बन सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? CH2, राइट। कार्बन कितना हुआ आपका? 12, सल्फर कितना हुआ? 32 × 64, और मैं लिख सकती हूँ 3:16। तो अब देखो यहां पे क्या है, यहां 16 है, यहां 8 है, तो जब इनकी रेशो होगी या तो इनकी रेशो सेम होगी बच्चों या तो मल्टीपल होगी, दैट इज 8:16, मतलब ये 8 का मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, अब देखो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे पास एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्ट करके बना रहा है H2S और यहां पे बना रहा है H2O और यहां बना रहा है SO2। अब इसकी रेशो देख लेते हैं। हाइड्रोजन आ गया 2:16, सल्फर कितना आया? 32:32। अब इसको कैसे लिख सकती हूं? मैं लिख सकती हूं इसे 4:32। ये हो गया 32:32। हम क्या करते हैं, कभी कभी ना हमारी जो रेशोज होती है वो सेम नहीं होती, तो एक की हम फिक्स कर लेते हैं, यही हमने फिक्स करा है। अब दोनों की रेशो क्या आई? 4:32। चलिए यहां पे आ जाते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आ गया 2:32। अब देखो 32 क्या है यहाँ पे कॉमन, और ये क्या आ गया? इसका आपस में मल्टीपल आ गया। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल ले लो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन H2O। रेशो देखो, रेशो क्या आ रही है? कार्बन की आ रही है आपकी 12:32 और हाइड्रोजन की क्या आ गई आपकी? 2:16। और क्या लिख सकती हूं? मैं लिख सकती हूं इसे 6
और 2:16। अब ये क्या हो गई, फिक्स्ड, तो रेशो क्या आ गई 6:2 और यू कैन से 3:1। अब यहाँ पे देखो CH कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है CH4, कार्बन की रेशो क्या हुई, मास क्या हुआ 12, हाइड्रोजन की क्या हुई 4, तो ये क्या आ गया 3:1। तो ये वाला एग्जाम्पल किसका हुआ, सेम का। बाकी दो किसके थे, वो मल्टीपल के थे रेशो के, एक आपने हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन किया और एक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन किया। तो मतलब ये है कि जब 3 एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, मतलब जब 2 एलिमेंट एक थर्ड एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है और वो 2 एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, तो जो उनका रेशो है, मासेस का जो रेशो है, या तो वो सेम होगा जो इस कॉम्बिनेशन में था, या मल्टीपल होगा जो हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन का था। यही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, आपकी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपका करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट का होता है। तो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या कहता है कि जो मैटर है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल से बनते हैं, एटम से, मतलब उन्हें आप मतलब वो डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा कहता है कि जो भी एटम्स है गिवन एलिमेंट में वो आइडेंटिकल होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी मास और साइज, और डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है कि जब कंपाउंड बनते हैं, आपस में फॉर्म होते हैं, तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो हमेशा फिक्स्ड और सिंपल होल नंबर रेशो में होते हैं। और यही बात क्या कहता है, अभी पढ़ा है ना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि जो एलिमेंट्स है कंबाइन जब होते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उनका जो रेशो है, जो उनका मास है, वो एक हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है। चाहे आप वो कहीं से भी ले लो, किसी भी सोर्स से ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखो, कंजर्वेशन इन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हमेशा कॉम्बिनेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा एटम्स का, ना एटम क्रिएट होगे ना डिस्ट्रॉयड होगे। ये कहता है केमिकल रिएक्शन में कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या है कि डाल्टन थ्योरी ने दोनों ही लॉस को अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन कर दिया था। दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। चलिए अब देखते हैं इनकी ड्रॉबैक्स क्या है, लिमिटेशन क्या है। अब डाल्टन ने क्या कहा, एटम डिवाइड ही नहीं हो सकता, मैटर जो बना हुआ है वो ऐसे पार्टिकल से बना है, इंडिविजिबल पार्टिकल से, उसे एटम कहते हैं, वो ना डिवाइड नहीं हो सकता। बाद में क्या बोला गया, बाद में जब डिस्कवरी हुई किसकी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि कैसे कैसे डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जिसने प्रूफ किया था कि भाई एटम भी फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। चलिए ये गलत पॉइंट हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट उसने बोला सेम गिवन एलिमेंट्स के एटम्स जो होंगे उनका सेम मास, एटॉमिक प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, मास साइज सब सेम होगा, और डिफरेंट के डिफरेंट होंगे। देखो अब जब आइसोटॉप की डिस्कवरी हुई तो उसने प्रूव कर दिया कि सेम एलिमेंट के भी डिफरेंट मासेस हो सकते हैं। कार्बन के होते हैं ना, एक 12 में मिलता है, एक 40 में मिलता है, 30 में भी मिलता है। तो डिस्कवरी के बाद ये पॉइंट गलत प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जब आइसोमास की डिस्कवरी हुई तो ये पता चला कि आइडेंटिकल मास भी होते हैं। देखो आपके पास एग्जांपल है ना, कैल्शियम और आर्गन का 40-40 होते हैं, तो सेम मास भी हो सकते हैं, और डिफरेंट वालों के सेम मास भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, रेशोज आर नॉट ऑलवेज सिंपल। अब उसने ये तो कहा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में कि जो फिक्स रेशो होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और साथ में स्टोइचियोमेट्रिक ऑक्साइड्स होते हैं जिसमें आयरन और ऑक्सीजन की रेशो डेसिमल में होती है, पॉइंट्स में होती है। तो ये भी लॉ गलत हो गया, मतलब ये प्रूफ गलत हो गया पॉइंट। नेक्स्ट देखो, फेल टू एक्सप्लेन द कॉम्बिनेशन फॉर्म। ये वो बता ही नहीं पाया कि किस तरह से एटम आपस में कंबाइंड होके क्या मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक था। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज आती है आपसे कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट, कौन सा लॉ फॉलो नहीं होता। तो गेलुसेक लॉ फॉलो नहीं करता डाल्टन थ्योरी, उसने एक्सप्लेन नहीं करा था, क्योंकि उसने अपनी पूरी थ्योरी में ना गैसियस और मॉलिक्यूल्स की बात ही नहीं करी थी। ठीक है, तो एक ही लॉ है जो डाल्टन थ्योरी की
पोस्टुलेट्स में नहीं था, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा था। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे है, 1.4 ग्राम आयरन रिएक्ट करता है 0.8 ग्राम ऑफ सल्फर से डायरेक्टली, तो बनाता है आयरन सल्फाइड। दूसरे केस में 5.60 ग्राम आयरन को जब मैं डाइल्यूट HCl में और एक्सेस पोटेशियम सल्फाइड ऐड करती हूं तो भी आयरन सल्फाइड बनता है। तो बताओ लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, मतलब अगर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है तो कितना आयरन सल्फाइड फॉर्म होगा सेकंड केस में। देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि मेरे पास अगर कोई कंपाउंड है AB, तो उसकी जो रेशो होगी वो डेफिनेट होगी, मतलब कांस्टेंट होगी, चाहे वो मैंने कहीं से भी लिया। सेम बात अगर आयरन सल्फाइड बन रहा है किसी भी मेथड से, तो दोनों में आयरन और सल्फर की जो रेशो होगी वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अब देखो पहला केस देख लेते हैं, फर्स्ट केस लिख देती हूं यहां पे, आयरन और सल्फाइड की रेशो, सल्फर की लिख लेते हैं 1.4 डिवाइडेड बाय 0.8, राइट। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में आपको आयरन दे रखा है FeS 5.6 और आपको किसकी निकालनी है, सल्फर की। सल्फर की बच्चों में X मान लेती हूं। अब इन दोनों में क्या होना चाहिए, फर्स्ट केस इज इक्वल टू सेकंड केस, तो मैं लिख सकती हूं 1.4 डिवाइडेड बाय 0.8 इज इक्वल टू 5.6 डिवाइडेड बाय X। तो 1.4 इंटू X 5.6 इंटू 0.8, और आई कैन राइट 5.6 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 1.4, और मैं लिख सकती हूं इट इज 3.2 ग्राम्स। तो मेरे पास सल्फर कितना आया हमारा 3.2 ग्राम। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आयरन सल्फाइड कितना बन रहा है, इसका मतलब एक और लॉ लग रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, जब आयरन सल्फर के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड बना रहा है दैट इज Fe2S, तो आपका क्या है, आपका इस सिचुएशन में आयरन 2 सल्फाइड में इसका जो रिएक्टेंट का मास होगा वो प्रोडक्ट के इक्वल होगा। आयरन कितना है हमारा 5.6, सल्फर कितना निकल गया, सल्फर आ गया 3.2, तो आयरन सल्फाइड कितना होगा इसमें, आपका होगा 8.8 ग्राम। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चारों ऑप्शन में देखो, चारों ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, दैट इज 8.8 ग्राम। तो दोनों लॉ लग रहे हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी लग रहा है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लग रहा है, क्योंकि लास्ट में आपसे पूछा है आयरन सल्फाइड का मास, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वल मासेस ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हैव टेकन इन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V, टेम्परेचर इतना दे रखा है, आइडेंटिकल कंडीशन है, आप रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस बताओ CO2, N2 और O2 की। देखो अभी मैंने क्या पढ़ा है आपको, गैलुसिक्स लॉ पढ़ा है। गैलुसिक लॉ क्या कहता है कि जो रेशो होगी वॉल्यूम की वो होल नंबर में होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो N2 की है, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो का जो वॉल्यूम होगा एक ही कंटेनर में है, सेम टेम्परेचर कंडीशन में है। तो देखो मास की बात कर लूं तो मास से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कहां इन्वॉल्व थे, एवोगैड्रोस लॉज में थे। एवोगैड्रोस लॉ क्या कह रहा था, एवोगैड्रो लॉ कह रहा था कि अगर रेशो ऑफ वॉल्यूम सेम है तो सेम नंबर ऑफ मोल्स हो गए, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गए नंबर ऑफ मोल्स के। तो N2 का ले लीजिए, N2 का आपको पता है 1:28, 1:32 एंड 1:44। ध्यान से देख लो, कुछ भी नहीं किया है, यहां पे आपका 28 है, यहां आपके 32 है या 44 है। इससे कैसे क्या कैलकुलेट हो जाएंगे, आपके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लो इनका, 7 × 8 × 11 कितना आ रहा है 616। अब रेशो कैसे निकाल सकते हैं, 88 डिवाइड करो, 88 डिवाइडेड बाय 77 इज टू 56। अब चारों ऑप्शन में देख लो, चारों ऑप्शन में क्या है, 1 है, नहीं एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन बी आ गया आपका करेक्ट। तो ये आपका क्या हुआ, गैलुसिक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ का एक क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि कैसे
सेम टेम्परेचर और प्रेशर में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं किसके, आपके वॉल्यूम के, वही हमने किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आपका क्वेश्चन है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। तो देखो बच्चों आपको दे रखे हैं 5 ऑप्शंस। सबसे पहले देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसके लिए फॉलो होता है, जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, राइट। अब यही देख लेते हैं, दो एलिमेंट होना जरूरी है, 1 2 3, यहां पे 3 आ गए, 1 2 3, 3 एलिमेंट आ गए, 1 और 2, 1 2 3, यहां पे भी 3 आ गए, और यहां पे देखो 1 और 2। तो सबसे पहली बात क्या हुआ, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, 3 के साथ पॉसिबल ही नहीं है, तो ये हो गया गलत। तो बचा क्या आपका CuO, Cu2O और टिन क्लोराइड। और ये अब देखो इसमें क्या है, जब दो एलिमेंट, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा होगा तो एक बार दे रहा होगा CuO और एक दे रहा होगा Cu2O। सेम जब टिन क्लोराइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो दे रहा है SnCl2 और एक बार दे रहा है SnCl4। एक कांस्टेंट होगा मास और दोनों का रेशो जो होगा वो होल नंबर में होगा। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने मल्टीपल प्रोपोर्शन में, 2। क्लियर था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब रेसिप्रोकल में क्या बोला था मैंने आपको, 3 एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स A B C, AC रिएक्ट करके देगा, फिर BC और आपस में जो रेशो होगा वो उसके इक्वल होगा। देखो AC दे रहा है AC, BC दे रहा है BC, तो रेशो क्या हुई A:B, और यहां पे जब आपस में रिएक्ट करेगा, कंबाइन करेगा AB, तो इन दोनों का रेशो या तो सेम होगा बच्चों या तो मल्टीपल होगा, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब आपको क्या करना है, 3 एलिमेंट काउंट करने हैं, 1 और 2, 1 2 3, 1 2 3, यहां पे देखो 1 2 3 4, यहां देखो 1 2 3, यहां पे भी आपके 3 है। तो देखो अब देखो यहां पे 2 एलिमेंट है तो ये हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि तो ये तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में पढ़ा था, वैसे भी याद होना चाहिए। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 5 ऑक्साइड देता है तो ये एलिमिनेट हो गया। बाकी देखो 4 पॉसिबल ही नहीं है, बचे क्या आपके पास बचे हैं ये है 3 ऑप्शन। अब देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। अगर एक ही कॉमन ले लूं तो हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्ट करके देगा आपको H2S, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देगा SO2, और आपस में भी रिएक्ट कर रहा है दैट इज H2O, तो इसका मतलब ये तो है ही। नेक्स्ट देखो CSO, मान लीजिए ये रखा CSO, कार्बन ऑक्सीजन के साथ दे रहा है CO2, सल्फर दे रहा है SO2, और ये आपस में रिएक्ट करके दे रहे हैं CS2, तो आपको तीनों कंपाउंड्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखो अब आ रहा है आपका PHO, अब कहां रखूं, PHO, PO के साथ रिएक्ट करके दे रहा है P2O5, एक दे रखा है P2O3, बट ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड ही नहीं दे रहा, लेकिन फॉस्फोरस हाइड्रोजन के साथ PH3 दे रहा है। तो बचा क्या, हमारे पास 2 कंडीशन तो आ रही है बट तीसरी नहीं आ रही, इसका मतलब ये आपका गलत है। तो कितने ऑप्शंस रहे, ऑप्शन नंबर 3 और 5, इसका मतलब आपके सिर्फ 2 ही फॉलो कर रहे हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट इज इनकरेक्ट अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मैंने अभी आपको पढ़ाया है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, कहा था। ऑल एटम्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, ये भी कहा था। क्या ये लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को फॉलो कर सकता है, गैसियस फॉलो मतलब क्या हुआ, गैलुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, क्या वो फॉलो कर सकता है, नहीं, मैंने आपको बता दिया था पहले ही, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, कंपाउंड तभी फॉर्म होते हैं जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं फिक्स्ड रेशो में, यही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है, और डाल्टन थ्योरी ने इसे एक्सप्लेन करा था। किसे एक्सप्लेन नहीं करा था, गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम का, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देख लो, मैच द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इन कॉलम 1 and 2,
आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको कॉलम 2 में आपको कंडीशंस दे रखी है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों क्या कहता है, जब मास आपस में कभी भी क्रिएट भी नहीं होता, डिस्ट्रॉयड भी नहीं होता। तो देखो चारों ऑप्शन में रेशो का दे रखा है सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन का। इसका मतलब क्या है, ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, क्योंकि ये कंपाउंड के एलिमेंट की मास की रेशो की बात कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। अब वॉल्यूम कहां यूज होता है हमारा, गैलुसिक्स लॉ में। चलिए नेक्स्ट देखो, सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके SO2 और SO3 दे रहा है। जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड देते हैं तो क्या बनता है आपका, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देखो नेक्स्ट देखो, इन H2S SO2 मास की रेशो हाइड्रोजन की इतनी है 1:2 और इसकी इतनी है। इसका मतलब ये क्या बात कर रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखो, अगर इतना मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इतना रेसिड्यू दे रहा है हीटिंग पे, तो इसका मतलब ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए ऑप्ट करते हैं। ए का क्या आ रहा है आपका, टी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बी का आ रहा है आपका आर, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सी का आ रहा है पी, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। डी का आपका आ रहा है एस और लास्ट में गिलुसेक लॉ आ रहा है क्यू। तो TRPSQ। पहला ऑप्शन देखो इनकरेक्ट, TRPSQ, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और इस पे रिलेटेड क्वेश्चन और आपको कंडीशन दे रखी थी। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। मैंने आपको बता दिया कि मैं कौन सा मॉड्यूल फॉलो कर रही हूँ, बहुत अच्छा मॉड्यूल है, उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चंस भी देख लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Defining success for generations.